हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आर्ट एंड कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो मैं स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये आपका दृष्टि का मटेरियल है जो कि पेन ड्राइव कोर्स के द्वारा आया है। उसी का मैंने पीडीएफ बना के यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये हिस्ट्री का जी पूरा देख सकते हैं, कला संस्कृति की तैयारी की व्यवहारिक रणनीति, प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी फॉर प्रिपेयरिंग आर्ट एंड कल्चर। तो इसके बारे में ये इंट्रोडक्शन दिया है। तो सिर्फ इंट्रोडक्शन के हिसाब से ही हम लोग यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं टॉपिक की ओर। तो हमारा टॉपिक है, इससे पहले मैं बता दूं कि इससे पहले जो कुछ भी लिखा है वो ये एक इंट्रोडक्शन है कि किस तरह से पढ़ना है और क्या क्या करना है हमें। एक्चुअल जो है कहानी यहाँ से शुरुआत होती है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं संस्कृति एवं विरासत से तात्पर्य। ये हमारा टॉपिक है, इसको ही हम लोग पढ़ने जाएंगे। फ्रेंड्स, आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। संस्कृति एवं विरासत खंड का अध्ययन टॉपिक की मौलिक समझ के साथ आरंभ होना चाहिए। सामान्यतः संस्कृति शब्द का प्रयोग दो अर्थों में होता है, ठीक है। परंपरागत अर्थ में संस्कृति से तात्पर्य है कलात्मक सृजन एवं बौद्धिक उपलब्धियाँ। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि परंपरागत अर्थ में संस्कृति का तात्पर्य है, संस्कृति का अर्थ जो है कलात्मक सृजन एवं बौद्धिक उपलब्धियाँ हैं। इस अर्थ में संस्कृति किसी समुदाय के साहित्य, स्थापत्य कला, सांस्कृतिक नृत्य, शास्त्रीय संगीत एवं चित्रकला के रूप में व्यक्त होती है, ठीक है फ्रेंड्स। इस अर्थ में संस्कृति एवं विरासत दोनों एक दूसरे के निकट हैं। इस अर्थ में क्या हो रहा है, विरासत और संस्कृति दोनों एक दूसरे के आसपास ही हैं। तो आसपास विरासत और संस्कृति का अर्थ मिला जुला कर एक ही हो जा रहा है। दूसरे अर्थ में संस्कृति शब्द का प्रयोग मानव शास्त्री करते हैं। मानव शास्त्री संस्कृत का अर्थ जन सामान्य की सोच, उनकी रीति रिवाज, उनकी मानसिकता तथा उनकी परंपरा के अध्ययन से लगाते हैं। देखो फ्रेंड्स, मैं फिर से पढ़ता हूँ उसको। दूसरे अर्थ में संस्कृति शब्द का प्रयोग मानव शास्त्री करते हैं, ठीक है। मानव शास्त्री संस्कृत का अर्थ जन सामान्य की सोच, उनकी रीति रिवाज, उनकी मानसिकता तथा उनकी परंपरा के अध्ययन से लगाते हैं। वस्तुतः मानव शास्त्रियों का अध्ययन उच्च संस्कृति पर नहीं होता, अपितु वे उन लोगों की मानसिकता के अध्ययन पर जो समाज के हाशिए पर होते हैं बल देते हैं। वर्तमान में संस्कृति शब्द को बहुचर्चित बनाने में मानव शास्त्रियों की बड़ी भूमिका है। मानव शास्त्रियों के प्रभाव में ही अध्ययन की एक पृथक शाखा कल्चरल स्टडीज़ का विकास हुआ है। कल्चरल स्टडीज़ का बल उन लोगों को मानसिकता का अध्ययन है जो समाज के हाशिए पर है। कल्चरल स्टडीज़ के सामाजिक विज्ञान की प्रत्येक शाखा को प्रभावित किया है तथा इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय संबंध आदि। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं एक चीज़ को बताना चाहूँगा कि समाज के हाशिए पर, हाशिए वर्ड आप लोग से थोड़ा सा असहज होंगे, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा इसको विस्तार से बताता हूँ। हाशिए पर कहने का मतलब ये हुआ जो बैकवर्ड में है, जो पीछे हैं, जो पिछड़ा हुआ है, जिनको उचित शिक्षा, उचित सम्मान जो भी सामाजिक ढांचे में नीचे तबके के लोग रहते हैं, उन्हें हाशिए पर यहाँ पे बताया गया। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते, जहाँ तक सिविल सेवा परीक्षा का सवाल है तो इसके पाठ्यक्रम में संस्कृति की परिधि में दोनों शामिल हो जाते हैं, अभिजात्य संस्कृति तथा जनसामान्य से संबंधित संस्कृति। तो फिर मैं फ्रेंड्स यहाँ पे अभिजात्य वर्ड को आप लोग को समझाऊंगा। आप लोग इसे सुन के असहज हो रहे होंगे कि अभिजात्य क्या कहना चाह रहा है। तो अभिजात्य का मतलब होता है ऊंचे तबके के लोग, इलाइट वर्ग, ठीक है, जो फॉरवर्ड, जैसे फॉरवर्ड कास्ट हम लोग जनरली कहते हैं। तो अभिजात्य संस्कृति, जन सामान्य, नॉर्मल जन सामान्य से संबंधित संस्कृति, तांडव नृत्य, नालंदा एवं तक्षशिला विश्वविद्यालय, कृष्णदेव राय के काल की साहित्यिक उपलब्धियाँ, ये सभी समाज की अभिजात्य संस्कृति की ओर संकेत करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मध्य पाषाण चित्रकला जन सामान्य संस्कृति से संबंध है। वहीं दूसरी तरफ
मध्य पाषाण चित्रकला जन समान संस्कृति से संबंध है। अभ्यर्थी को यह ज्ञात हो कि बढ़ते हुए प्रजातंत्र के युग में अन्य मानविकी विषयों की तरह संस्कृति का भी जन्वाधिकरण हुआ है। स्वाभाविक रूप में क्लासिकल की जगह लोक का महत्व बढ़ने लगा, यथा लोक संगीत, लोक नृत्य, टेराकोटा फिगर्स आदि। फिर से मैं पढ़ देता हूँ फ्रेंड यहाँ पे। अभ्यर्थी को यह ज्ञात हो कि बढ़ते हुए प्रजातंत्र के युग में अन्य मानविकी विषयों की तरह संस्कृति का भी जन्वाधिकरण हुआ है। स्वाभाविक रूप में क्लासिकल की जगह लोक का महत्व बढ़ने लगा, यथा लोक संगीत, लोक नृत्य, टेराकोटा फिगर्स आदि। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग अब पढ़ेंगे संस्कृति एवं सभ्यता में क्या संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे कर लेते हैं। सभ्यता एक संस्कृति के बीच संबंधों को निर्धारित करना अपने आप में एक जटिल प्रश्न है, क्योंकि इन दोनों को कई रूपों में परिभाषित किया जा सकता है। प्रथम, प्राचीन समुदाय के परिप्रेक्ष्य में संस्कृति का अर्थ है, यहाँ पर मैं फिर से एक बार जोड़ देता हूँ। प्रथम, प्राचीन समुदाय के परिप्रेक्ष्य में संस्कृति का अर्थ है एक प्रकार की जीवन शैली जो एक विशिष्ट क्षेत्र में प्रचलित रही थी, किंतु जब यह जीवन शैली एक विस्तृत क्षेत्र में फैल गई तथा एक मानदंड के रूप में स्थापित हो गई तो उसे सभ्यता कहा जाने लगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा आप लोग गौर से सुनिएगा, मैं इसको थोड़ा सा अपने से बताता हूँ। यहाँ पे कह रहा संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है। संस्कृति एक विशेष क्षेत्र में पनपी हुई अपनी एक विधि व्यवस्था होती है कि लोग इस तरह से रहते हैं, खाते पीते हैं, अपना त्यौहार मनाते हैं। तो एक पर्टिकुलर जगह की, किसी विशिष्ट जगह की में फैला हुआ व्यवहारिक, सामाजिक और रिचुअल जो भी कुछ भी है तो उसे संस्कृति कहते हैं। अगर वही क्षेत्र को हम एक बड़े स्तर पे देखें तो वह सभ्यता कहलाती है। तो संस्कृति और सभ्यता में मैं अपने आप से एग्जांपल देता हूँ। संस्कृति हमारा आत्मा हुआ और सभ्यता हमारा शरीर। गौर से सुनिएगा फ्रेंड्स, संस्कृति हमारा आत्मा हुआ जिससे हम लोग सोचते हैं, अपना ज्ञान का उपयोग करते हैं, ज्ञान लेते हैं, और सभ्यता हमारा एक तरह से शरीर हो गया, पूरा ढांचा है हमारा, इस तरह का बनावट है। ओके फ्रेंड्स, आप लोग समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ। उदाहरण के लिए हड़प्पा सभ्यता से पूर्व कई क्षेत्रीय संस्कृतियाँ कायम थी। उनमें से कोई एक अपने क्षेत्र से आगे बढ़कर एक बड़े क्षेत्र में मानक जीवन शैली का निर्माण कर देती है, तो फिर वह सभ्यता कही जाने लगती है। देखिए फ्रेंड, मैंने वही बताया आपको। उदाहरण के लिए सभ्यता में पूर्व कई क्षेत्रीय संस्कृतियाँ कायम थी। बहुत सारे छोटे छोटे क्षेत्रों में संस्कृतियाँ कायम थी, मतलब चल रही थी अपने अपने नियमानुसार। उनमें से कोई एक अपने क्षेत्र से आगे बढ़कर एक बड़े क्षेत्र में मानव जीवन शैली का निर्माण कर देती है। तो उन्हीं क्षेत्रीय संस्कृतियों में से कोई एक क्षेत्रीय संस्कृति अपना विस्तार कर लेती है, तो वह जो विस्तार करती है तो वो सभ्यता का रूप ले लेती है। दूसरे अर्थ में सभ्यता और संस्कृति की उच्चतम स्थिति माना जाता है। उच्चतम स्थिति माना जाता है। कुछ विद्वान सभ्यता का विकास को नगरीकरण एवं लेखन कला के ज्ञान से भी जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर मैं फ्रेंड्स दिखाता हूँ। सॉरी फ्रेंड्स, एक बार मैंने गलती इस्तेमाल कर लिया से। ओके फ्रेंड्स, मैं ऐसे ही आपको बताता हूँ। इस अर्थ में सभ्यता
उच्च श्रेणी के भौतिक जीवन का प्रतीक बन जाती है। सॉरी, दूसरे अर्थ में मैं पढ़ रहा था ना, तो दूसरे अर्थ में एक बार मैं इस्तेमाल कर ही लेता हूँ इसको। ये दूसरे अर्थ में, सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी, दूसरे दूसरे अर्थ में सभ्यता दूसरे अर्थ में सभ्यता को संस्कृति की उच्चतम स्थिति को माना जाता है। कुछ विद्वान प्राचीन सभ्यता के विकास को नगरीकरण एवं लेखन कला के ज्ञान से भी जोड़ने का प्रयास करते हैं। इस अर्थ में सभ्यता उच्च श्रेणी के भौतिक जीवन का प्रतीक बन जाती है। तो एक बार मैंने फिर से आप लोग के अच्छे समझ के लिए मैं इसको फिर से विस्तार से बताता हूँ। दूसरे अर्थ में सभ्यता को संस्कृति की उच्चतम स्थिति माना जाता है। तो संस्कृति को यहाँ कम तवज्जो दिया गया है और सभ्यता को ज़्यादा। किस लिए दिया गया है ये भी बताया गया। कुछ विद्वान प्राचीन सभ्यता के विकास को नगरीकरण एवं लेखा कला के ज्ञान से भी जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो विद्वान यहाँ क्या कर रहे हैं, नगरीकरण को लेखन कला के ज्ञान से भी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस अर्थ में सभ्यता उच्च श्रेणी की भौतिक जीवन का प्रतीक बन जाती है। इसमें होता क्या है, तो सभ्यता उच्च श्रेणी के भौतिक जीवन का प्रतीक बन जाती है। तो सभ्यता जो मैंने बताया कि हमारा शरीर है, यही है। जो भी स्ट्रक्चरल आपको देखने को मिलता है पुरातात्विक के द्वारा, जो खुदाई की जाती है तो उसमें स्ट्रक्चर मिल जाते हैं, जैसे दीवार था, नाला था, सड़क था। तो वो जो बाह्य भौतिक चीज़ें हैं उसे ही सभ्यता कहा जाने लगा। सॉरी फ्रेंड्स, वो किसी का कॉल आ चुका था। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो दूसरे अर्थ में मैं पढ़ रहा था, दूसरे अर्थ में सभ्यता की संस्कृति को उच्चतम स्थिति माना जाता है। ठीक है, ये मैंने बता दिया आप लोगों को। इस अर्थ में सभ्यता उच्च श्रेणी के भौतिक जीवन का प्रतीक बन जाती है। किंतु जैसा कि आबिद हुसैन मानते हैं, उच्च स्तर के भौतिक जीवन में संस्कृति का अंश तभी आता है। उच्च स्तर के भौतिक जीवन में संस्कृति का अंश तभी आता है जब वह भौतिक जीवन भौतिक सुख के साथ उच्च नैतिक मूल्यों को प्राप्त करने का साधन बने। किंतु जब ऐसा जीवन नैतिक मूल्यों में से कुछ तिलांजलि देता है, तब फिर वह संस्कृति का विरोधी बन जाता है। फ्रेंड्स, मैं इसको और समझाने का प्रयास करता हूँ कि जैसे आबिद हुसैन मानते हैं, कोई विद्वान हो गए या हिस्टोरियन हो गए, उच्च स्तर के भौतिक जीवन में संस्कृति का अंश तभी आता है। तो उच्च स्तरीय जब भी हमारा आजकल का आप संस्कृति में कहूँगा सोसाइटी देखिए, जैसे आप जहाँ रहते होंगे, तो आजकल का जो भी हम लोग का रहन सहन है सभी वेस्टर्न की ओर जा रहे हैं, सभी जो फिल्मी दुनिया की तरह जीना चाह रहे हैं। तो उसी तरह का बात है यहाँ का, भौतिक जीवन की उच्च स्थिति को जब भी पाना होगा तो उसमें जब तक कि संस्कृति का कुछ अंश नहीं हो, मान लो चलिए फ्रेंड्स कि हम लोग अब पूरा मॉडर्न के नाम पर जैसे तैसे रहने लगे, ना कोई नियम कानून हो, ना संस्कार हो, ना बड़े छोटे का सम्मान प्यार हो। तो उस तरह का ये सब की चीज़ों के बिना हमारा समाज कैसा होगा, हमारा सभ्यता कैसा होगा, वो सिर्फ खोखला दिखेगा। उसी तरह का बातें यहाँ की जा रही है। भौतिक जीवन में भौतिक सुख के साथ उच्च नैतिक मूल्यों का प्राप्त करना साधन बने। तो उच्च सभ्यता को पाने के लिए सिर्फ भौतिक चीज़ों का उच्च होने से नहीं होगा, उसमें हमारे नैतिक मूल्यों को भी शामिल होना पड़ेगा, जैसे कि संस्कार, व्यवहार, ये सब भी उच्च तबके का होना चाहिए। किंतु जब ऐसा जीवन नैतिक मूल्यों में से कुछ को तिलांजलि देता है, तब फिर वह संस्कृति का विरोधी बन जाता है। तब यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। किंतु जब ऐसा जीवन नैतिक मूल्यों में से कुछ को तिलांजलि देता है, तब फिर वह संस्कृति का विरोधी बन जाता है। ठीक है। फिर एक दूसरे अर्थ में सभ्यता एवं संस्कृति को बाह्य आवरण और आंतरिक गुण से जोड़ने का प्रयास किया गया।
फिर देखिए मैंने जो बताया था आत्मा और शरीर का, इसी तरह का बात यहाँ की गई। सभ्यता और संस्कृति को बाह्य आवरण तथा, सॉरी फ्रेंड्स, सभ्यता एवं संस्कृति को बाह्य आवरण तथा आंतरिक गुण से जोड़ने का प्रयास किया गया। दूसरे शब्दों में, अगर सभ्यता बाह्य आवरण है तो संस्कृति आंतरिक गुण। तो बाह्य आवरण का मतलब शरीर का रहा और आंतरिक गुण का मतलब कर रहा है कि हमारा आत्मा। एक फूल के उदाहरण से इसे स्पष्ट किया जा सकता है। फूल का बाह्य सौंदर्य उसकी पंखुड़ियाँ सभ्यता है तो उससे निकलने वाली सुगंध संस्कृति। बाह्य आवरण की तुलना में आंतरिक गुण अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। कई बार बाह्य आवरण पर अधिक बल दिए जाने के कारण आंतरिक गुणों से ध्यान हट जाता है। अतः कई विद्वान दोनों के विकास को परस्पर विरोधी के रूप में भी देखने लगते हैं। उदाहरण के लिए एक जर्मन विद्वान स्पेंगलर कहता है कि जब सभ्यता का विकास होता है तो संस्कृति का पतन हो जाता है। बिल्कुल फ्रेंड्स, आप लोग अपने जीवन से जोड़ कर देखेंगे आज हम लोग जिस तरह का समाज बनते जा रहे हैं और हम लोग मॉडर्नाइजेशन के नाम पर जिस तरह की पहनावा और बात विचार और संस्कार को भी बहुत इग्नोर किया जाता है, तो इसमें कहीं ना कहीं हमारा संस्कृति मार खाता और सभ्यता आगे निकल जाती है। तो मैं फ्रेंड्स, आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और ये बुक के माध्यम से भी क्या बताना चाह रहे हैं दृष्टि पब्लिकेशन के इस बुकलेट से। सो फ्रेंड्स, मैं आज इतना ही करता हूँ। आगे मैं इस चैप्टर को आप लोग के लिए आगे लाता रहूँगा। आप लोग बने रहे। धन्यवाद। जय हिंद।